हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने बॉक्स के बारे में स्टडी करी थी अपनी, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। इसको समझा था हमने बात करी थी सरपंच पति सिस्टम के बारे में भी और वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको दो नाम बताए थे जो कि एक प्रकार से सिटीजन एक्टिविज्म को डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दीज आर बेसिकली विमेन सेंट्रिक मूवमेंट्स। एक का नाम था शक्ति, पॉलिटिकल पावर टू विमेन, और दूसरी हमने बात करी थी नावो के बारे में। नावो क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको बताया था ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आपको आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में मैं थोड़ी बहुत झलक आपको इन विमेन रिलेटेड मूवमेंट्स की, इन सिटीजन एक्टिविज्म की दे देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको बिल्कुल छोटे तरीके से कि शक्ति क्या है और ये नावो क्या है, जिससे आपकी मदद आंसर राइटिंग में, जनरल स्टडीज़ में तो हो ही सकेगी, लेकिन विमेन रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है तो वहाँ पर आपके पास एक आपको एक कंटेंट का सहारा मिल जाएगा, आपके पास एक कंटेंट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति के आगे ऐसा लिखा होता है पॉलिटिकल पावर टू विमेन। पॉलिटिकल पावर टू विमेन। समझने वाली बात यह है, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हो, पॉलिटिकल पावर टू विमेन शक्ति। क्या है ये शक्ति? क्या ये ग्रुप है, संगठन है, मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है ये? तो इसको आप समझ सकते हो कि ये एक प्रकार की एक मूवमेंट है जो कि विमेन के कंसर्न्स को रेज करती है। तो एक प्रकार की एक मूवमेंट है, और इसका जो कोर एम है, या फिर आप ऐसा कह लो इसकी जो कोर फिलॉसफी है, इसकी कोर फिलॉसफी को दो शब्दों से डिनोट करा जाता है, और वो शब्द हैं जो कि ये शक्ति मूवमेंट यूज करती है। इट इज नोन एज शक्ति अभियान। यहां पर इस मूवमेंट का जो कंप्लीट फोकस है, यानी कि आप इसको फोकस कह लो या फिर इसका आप टारगेट मान लो या एम एंड ऑब्जेक्टिव मान लो, तो इसका जो कोर फोकस है दैट इज ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी कहां पर? एरिया ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी की बात यहां पर सारे एरियाज में करी जा रही है। यहां पर एक नैरो एरिया की बात करी गई है। जेंडर इक्वालिटी मिलनी चाहिए औरतों को भी राजनीति के क्षेत्र में, भारत की राजनीति के क्षेत्र में, डैट इज इन द डोमेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये इसका एम है। और यहां पर फिर भारत के अंदर औरतों की इन्वॉल्वमेंट हो भारत की राजनीति में, उसके लिए यहां पर बात करी जाती है शक्ति मूवमेंट के द्वारा। जैसे इसका नाम ही था ना, पॉलिटिकल पावर टू विमेन, तो औरतों को पॉलिटिकली एम्पावर करने का इसका मकसद है। कैसे होगा ये वाला काम? बाय इंक्रीजिंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो हमने एक ड्रॉबैक जाना था इंडियन पॉलिटिक्स का, तो शक्ति मूवमेंट उससे एक बिल्कुल अपोजिट बात करती है रियलिटी से। इस मूवमेंट के लोगों का मानना है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन को हमें राजनीति के क्षेत्र में इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि मोर नंबर ऑफ फीमेल शुड बी देयर जो कि जनता की उम्मीदवार हो और वो जीते और जनता को रिप्रेजेंट करे विधानसभा और लोकसभाओं में। इसके अलावा इस मूवमेंट का मकसद है कि ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट होता है एकदम डाउन लेवल पर, आप ग्रास रूट लेवल में दो चीज़ों को शामिल कर सकते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर विमेन की जो लीडरशिप है वो हमें दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो ग्रास रूट
लेवल पर डेमोक्रेसी के अंदर विमेन की हमें इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। सिर्फ इन्वॉल्वमेंट दिखाने से कुछ नहीं होगा। शक्ति अभियान का ये मानना है, शक्ति मूवमेंट का ये मानना है कि विमेन शुड बी इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। उसके बाद इक्वल राइट्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, गवर्नेंस के मामले में तो चलो बात करी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज जो इनके द्वारा यूज़ करी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शक्ति अभियान यूज वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज लाइक, इन लोगों का एक और नारा होता है, दैट इज नॉमिनेट मी सेल्फीज। फ़ोन से सेल्फीज लेती हैं औरतें अंडर दिस शक्ति अभियान या अंडर दिस शक्ति मूवमेंट, और वही कहती है कि हमें नॉमिनेट करा जाए राजनीति के क्षेत्र में। उसके अलावा दे ऑल्सो एडवोकेट फॉर, ये लॉबिंग करती हैं, दे ऑल्सो एडवोकेट और लॉबी फॉर यानी कि सपोर्ट करती हैं कुछ इनिशिएटिव्स को जो कि औरतों के संदर्भ में काफ़ी काम की चीज़ है, लाइक विमेन रिजर्वेशन बिल। अब तो वो अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, लेकिन 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल मैनर में। तो विमेन रिजर्वेशन बिल की भी सपोर्टर्स ये लोग रहे हैं, और इनका ये मानना है कि हमारे देश की जो राजनीति है, हमारे देश के अंदर ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। पॉलिटिक्स शुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया, ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया। अभी पॉलिटिक्स कैसी है? अभी हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, इट इज मेल सेंट्रिक, इट इज मेल सेंट्रिक। और ये पॉलिटिक्स मेल सेंट्रिक से होते हुए होनी चाहिए विमेन सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक पावर शेयरिंग वाली। यानी कि इन्होंने ये नहीं बोला कि इसको विमेन सेंट्रिक बना दो, मेल के साथ पावर शेयर करे विमेन राजनीति के क्षेत्र में। तो इनकी कोर फिलॉसफी में और जो मुख्य चीजें आती हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, शक्ति अभियान की कुछ और भी ज्यादा कोर फिलॉसफीज हैं। और एक जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है इनके द्वारा जो फिलॉसफी, दैट इज दे यूज़ द लाइन ऑफ आधी आबादी पूरा हक। फीमेल्स की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है, तो उनको राइट्स भी फिर पूरे पूरे मिलने चाहिए मेल्स की तरह। ये फिर बात करती है शक्ति अभियान के अंदर जो औरतें हैं अपने हक के बारे में, और उसके साथ अपने हिस्सेदारी के बारे में। ये जो मैं टर्म लिख रहा हूं, ये इनके एजेंडा के अंदर इसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे अगर आप बोलोगे सर आप इसको हिंदी में ऐसे हक क्यों नहीं लिख रहे हो, तो उन्होंने इंग्लिश में अपने ब्रोशर में लिखा ही उसको ऐसे हुआ है, ये टर्म्स ही ऐसी यूज़ कर रखी हैं इंग्लिश के अंदर, हक और हिस्सेदारी। ठीक है, जहां पर ये बात करती हैं औरतें शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई कि विमेन को हमें एजुकेट करना है, उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है, एंड विमेन हैव अ राइट टू एजिटेट ऑल्सो, कि वो डिमांड कर सकें, मूवमेंट लॉन्च कर सकें इक्वालिटी और ओनरशिप के लिए। और यही है वो इक्वालिटी और ओनरशिप। जब बात होगी इक्वालिटी की,
देन दे आर डिमांडिंग हक एंड ओनरशिप, प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर औरतों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि ये शक्ति संगठन क्या है, शक्ति मूवमेंट क्या है, और इनके द्वारा जो लॉन्च करा गया शक्ति अभियान है उसके अंदर क्या की इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स और इनकी कोर फिलॉसफीज क्या है। दूसरे सिटीजन एक्टिविस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कहा जाता है इन द एब्रीविएटेड फॉर्मेट एज नावो, NAWO, नेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप यहां पर देख पा रहे होगे ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर हमने प्लूरल टर्म को यूज करा हुआ है, तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्रकार की होंगी। तो अगर हम बात करें, यहां पर लिखते हैं इसको, अगर हम बात करें नेशनल एसोसिएशन फॉर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो सबसे पहले तो आप इतना समझ जाओ हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कोई एक सिंगल नेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये की अम्ब्रेला बॉडीज की तरह और मेजर ग्रुप्स की तरह फंक्शन करती हैं। एक बॉडी नहीं है, बॉडीज हैं, एक ग्रुप नहीं है, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक तो आ जाता है सबसे पहले आपका नावो ही, नावो के अंदर नावो आ रहा है। तो यहां पर नावो क्या था हमारे लिए, नेशनल एसोसिएशन फॉर विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये क्या है, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस था, मैंने आपको बताया प्लूरल है। इसके अंदर बात आती है नावो की, और नावो की यहां पर फुल फॉर्म है, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं ना इसके अंदर। तो पहला ग्रुप है, पहला जो बॉडी है उसका नाम है नेशनल अलायंस ऑफ विमेन, ये इसका एक पार्ट है। नेशनल अलायंस फॉर विमेन एक अम्ब्रेला नेटवर्क है, बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ, यूनियन से बना हुआ, इंडिविजुअल से बना हुआ। इसका जो कोर फोकस है, इसका कोर फोकस है ऑन विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण। और किसी एक एरिया तक सीमित नहीं है वो कि राजनीति के क्षेत्र में बात हो रही है, जितने एरियाज में संभव हो महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ऐसा नावो का मानना है, नेशनल अलायंस ऑफ विमेन का मानना है। फिर यहां पर बात आती है, एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम है AIWC, और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है ऑन विमेंस एजुकेशन, और उसके अलावा उनका सोशल वेलफेयर हो, प्लस उनको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के राइट्स मिले, उनके अधिकारों से उनको वंचित ना रखा जाए। फिर एक बॉडी है जिसका नाम है NFIW। ये क्या है? NFIW की फुल फॉर्म है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन।
तो ये एक प्रकार की सिर्फ एक नेशनल बॉडी है जो कि विमेन को रिप्रेजेंट करती है, और विमेन को इनकरेज करा जाता है, इसके अंदर विमेन को इनकरेज करा जाता है इस बॉडी के अंदर कि अपने हक के अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए दे शुड लॉन्च या दे शुड गेट इन्वॉल्व इन टू वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स। सामाजिक तौर पर अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई जाए औरतों के द्वारा, और उसके अलावा सरकार से दरख्वास्त भी करी जाए। और फिर जो लास्ट बॉडी है इस नावो के अंदर, उसका नाम है AIDWA, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन। तो ये एक मास ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर औरतों के अधिकारों के बारे में तो बात करी जाती है, प्लस यहाँ पर बात करी जाती है जेंडर इक्वालिटी को लेकर और सोशल जस्टिस को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर कि समाज का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए औरतों को लेकर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि औरतों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। एक है AIPWA, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन। फिर एक है सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। और फिर एक है विया WIA, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन। इन तीनों का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। विमेन राइट्स के बारे में बात करना, इक्वालिटी के बारे में बात करना और एम्पावरमेंट के बारे में बात करना ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे AIPWA में भी ऑल इंडिया है, यहाँ पर सेवा जो है उसमें भी ऑल इंडिया परस्पेक्टिव से ही बात होती है, और WIA में विमेन्स इंडिया एसोसिएशन है। तो सब में सारे मतलब अब आपको ये एक एक ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैंने आपको कंटेंट दिया कि इनकी कोर ऑब्जेक्टिव क्या, फिलॉसफी क्या है, ठीक है, वो आपको एक एक करके याद रखने की नीड नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपको जो नाम याद हो सके उतने नाम याद कर लेना, 2 4 3 जितने आपको ठीक लगे, और सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में आप सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में बात कर सकते हो। नंबर 1 एक तो विमेन राइट्स की, उसके बाद इक्वालिटी की, क्योंकि लगभग ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सेम जैसी बात कर रहे हैं, वो तो बस क्योंकि उनके एजेंडा में वो चीज़ लिखी हुई थी तो मैंने आपको वो स्क्रीन पे बता दिया। और उसके अलावा एम्पावरमेंट के बारे में, तो सबके नाम एक साथ लिखकर
आप सबको एक साथ वाइंड अप करके बता देना कि इनमें बात होती है विमेन राइट्स की, विमेन इक्वालिटी की और विमेन एम्प्लॉयमेंट की, और इसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, तो दिस वॉज नेवो ऑल अबाउट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं सिटीजन एक्टिविज्म में। तो लास्ट लाइन इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाई थी, मैंने बताया इसलिए आपको क्योंकि हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये नाम पढ़ते हुए कहीं आप इस लाइन को ऐसे इग्नोर ना कर दो, या फिर आपको हो सकता है कि समझ में ना आए कि सर ये सिटीजन एक्टिविज्म वाली लाइन एकदम से क्यों आई बीच में, कि सिटीजन एक्टिविज्म लाइक शक्ति या नेवोज एंड अदर्स दे एक्सर्ट पब्लिक प्रेशर टूवर्ड्स पॉलिसी, सरकार के ऊपर एक प्रेशर पुट करा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये एडवोकेट करते हैं राइट्स को, औरतों के हित में, अधिकारों को मतलब औरतों के कंटेक्स्ट में वो अधिकार उनको मिल सके, या फिर उसके लिए जो एक वर्ड यूज़ कर जाता है डैट इज लॉबिंग। ठीक है, रिक्वायरिंग हाफ द इलेक्शन टिकट्स टू बी अकॉर्डेड टू वुमेन, की मतलब ये आधे से ज़्यादा महिलाओं को इलेक्शन टिकट मिले ताकि वो चुनावी रणभूमि के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत? हाँ रिया बताओ। ये नॉमिनेट मी सेल्फीज में मतलब एक तरीके से उनका कैंपेन का एक एजेंडा है, जैसे हैशटैग मीटू मूवमेंट आई थी ना, जहाँ पर औरतें बेसिकली ये बताने लगी थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सीरियल में काम करने वाली औरतें, कि हमारे साथ किस किस प्रकार की बदसलूकी होती है जब भी हमें कोई पिक्चर ऑफर करता है या सीरियल ऑफर करता है। कास्टिंग काउच समझते हो क्या होता है? देखो आप में से किसी को पता है कास्टिंग काउच क्या होता है? आकांक्षा, मयूर? नहीं, बात से लॉन्च करने की नहीं है, लॉन्च करते हुए कीमत चुकानी पड़ती है महिलाओं को। हाँ, जैसे मतलब मान लो कि कोई किसी लड़की को पिक्चर में रोल दे रहा है और सीरियल में रोल दे रहा है, तो वो कैसी बातें करेंगे उससे कि देखो यार भीड़ लगी हुई है सुंदर चेहरों की, तुम्हारा कोई ये नूरानी चेहरा तो है नहीं, तुम्हारी कोई नूरानी बॉडी तो है नहीं, तुम सोचो ज़रा क्या तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, कितनी तुम पॉपुलर हो जाओगी, किसी एक इवेंट में भी जाओगी तो 1,00,000-5,00,000 रुपए तो ऐसे मिल दिए जाएंगे। तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बदले में कहते हैं एक रात होटल में हमारे साथ बितानी पड़ेगी। तो इस तरीके की जो बदसलूकी होती है जिसका सामना औरतों को करना पड़ता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि अपना पेट पालने के लिए, और मजबूर होती हैं बहुत सारी औरतें तो वो कुछ कह नहीं पाती हैं। इस फिनोमेना को मतलब ये कास्टिंग काउच ना, हमेशा रिया, मयूर, आकांक्षा याद रखना कि ये वर्ड यूज़ करा जाता है सेलिब्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अब अगर किसी की लाइफ अगर हम रिलेट कर रहे हैं सीरियल से या फिर वेब सीरीज से या फिर पिक्चरों में काम करने से, उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है कास्टिंग काउच। वैसे कास्टिंग काउच उसके लिए भी यूज़ करा जा सकता है कि मतलब मान लो कि किसी को जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, लेकिन वहाँ के मालिक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपको हमारे लिए एक रात के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, या यू शुड स्लीप विद अस, या फिर ये ऐसा ऐसा करके दिखाओ, अपने कपड़े वगैरह उतार कर दिखाओ। तो ये जो भी बदसलूकी होती है एक औरत के जिस्म से लगाव रखकर या फिर उसको डिमीन करके या उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उससे कोई काम करवाना, क्योंकि वहाँ पैसा इन्वॉल्व है, जॉब इन्वॉल्व है, और वो आपको लगता है कि मजबूर है और काम करने के लिए मान जाएगी, इस फिनोमेना को हम लोग कास्टिंग काउच कहते हैं। तो इसके लिए एक मूवमेंट चली थी रिया, हैशटैग मीटू मूवमेंट। ये देखो, हैशटैग मीटू मूवमेंट इज अ ग्लोबल सोशल मूवमेंट अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज, हैरेसमेंट एंड असॉल्ट गेनिंग मैसिव ट्रैक्शन। मतलब मैसिव ट्रैक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसको सुर्खियों में रखा गया, 2017 में हुई थी। आफ्टर एक्ट्रेस अलाइशा मिलानो यूज द हैशटैग ऑन ट्विटर फॉलोइंग
हार्वे वीनस्टन एलिगेशंस दो इट ओरिजिनेटेड विद एक्टिविस्ट तराना बोरके इन 2006 टू एम्पावर सर्वाइवर्स पर्टिकुलरली वेमेन ऑफ कलर। ठीक है, अब ये तो ही मतलब बाहर की कंट्री से शुरू हुई थी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो तनुश्री दत्ता जो है आशिक बनाया आपने की जो हीरोइन है, ठीक है, इनको शायद से आपने देखा हो, इमरान हाशमी के साथ इनकी बहुत साल पहले मूवी आई थी आशिक बनाया आपने, तो उसमें ये लीडिंग हीरोइन थी। एंड शी यूज द दिस हैशटैग मीटू मूवमेंट। इन्होंने आई थिंक नाना पाटेकर के ऊपर, मतलब ये, हाँ, नाना पाटेकर के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे इस चीज़ के। ठीक है, इस ठरकी बुड्ढे ने मेरा हाथ पकड़ लिया था सेट पे। और ऐसी फिर बहुत सारी औरतें आगे बढ़कर आई, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने बोला जैसे कि आप लोग जिनको अच्छा समझते हो कि बहुत ज़्यादा मेच्योर और अच्छा एक्टर समझते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इनसे बढ़िया तो कोई जाना ही नहीं जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, आलोकनाथ। तो आलोकनाथ के ऊपर भी बहुत सारी 50 से ज़्यादा महिलाओं ने आरोप लगाए कि ये जितने बाबूजी वगैरह बनकर ये रोल करते हैं विवाह मूवी में, हम साथ साथ हैं, हम आपके हो कौन, ये एक्चुअली बहुत बड़े रेपिस्ट हैं, क्योंकि इनकी चलती है इनकी पिक्चरों में और ये हीरोइन के साथ कुछ भी करते हैं सेट पर। ठीक है, तो हैशटैग मी टू मूवमेंट इन इंडिया गेन मोमेंटम इन लेट 2018। देखो 2017 में वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट हुई, ये देखो 2017 में वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट हुई। 18 में इंडिया की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मॉडल्स हैं और जो सीरियल पिक्चरों में काम करती हैं, उनके अंदर भी हिम्मत आई। तो दे यूज़ हैशटैग्स लाइक हैशटैग मी टू इंडिया टू एक्सपोज वाइड स्प्रेड सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट पर्टिकुलरली इन बॉलीवुड एंड मीडिया। सबसे पहले इसको तनुश्री दत्ता ने स्टार्ट करा था बाय रेजिंग एलिगेशंस अगेंस्ट नाना पाटेकर। एंड यहाँ पर ये जो मिसोजनी, कॉम्प्लिसिटी, सिस्टमेटिक अब्यूज़ होता है कि मतलब जैसे अगर किसी को लाइमलाइट में आना है तो एक लड़की को यूज़ करा जा रहा है, बेसिकली उसकी बॉडी को यूज़ करा जा रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तब जाके आपको रोल मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, बिकॉज बॉलीवुड के अंदर भी पिक्चर वगैरह के अंदर भी माफियाज होते हैं, जैसे बहुत लोगों की चलती है, लाइक करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब बॉलीवुड की एक प्रकार से माफिया। तो इन्होंने मिलकर, मतलब बेसिकली कि नाना पाटेकर के खिलाफ इन्होंने कंसर्न अपना रेज करा था। तो ये लोग मिलकर सब लोग कुछ हुआ नहीं ज़्यादा एलिगेशन का, और तनुश्री दत्ता का जो करियर है वो ख़त्म हो गया उसी के साथ। वैसे ही मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहे थे इनके करियर में, लेकिन ये कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गया। तो जैसे ये हैशटैग मी टू मूवमेंट थी ना, उसी प्रकार से इन लोगों ने एक, मतलब जैसे कहते नहीं कि किसी चीज़ को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो मतलब इनका ये कहना है कि राजनीति के क्षेत्र में हमें भी आगे आने दो, हमें भी अपनी जो हिस्सेदारी है वो निभाने दो। ठीक है, उसके लिए बेसिकली दे यूज़ दिस नॉमिनेट मी सेल्फीज। दे टेक सेल्फीज और औरत ये दिखाती हैं, ये शक्ति मूवमेंट की औरतें, शक्ति अभियान की औरतें ये दिखाती हैं रिया, कि हम भी किसी से मर्द से कम नहीं हैं और हम भी उतने ही केपेबल हैं जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए जितना मर्द केपेबल होते हैं। हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ना प्रीवियस लेक्चर में कि मर्दों की रिप्रेजेंटेशन या नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिप्रेजेंटेड होती है बाय एमपी और एमएलए, उसमें मर्द ज़्यादा होते हैं। तो औरतें इसलिए सेल्फीज लेती हैं जागरूकता फैलाने के लिए समाज के अंदर कि देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड दे यूज स्ट्रैटेजीज लाइक नॉमिनेट मी सेल्फीज। ये सिर्फ एक नारा, जैसे हैशटैग मी टू मूवमेंट, आप इसका कोई मतलब थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक नारा है, ऐसे ही एक नारा है नॉमिनेट मी सेल्फीज। समझ गए? अब दोस्तों और इंटरेस्टिंग कुछ बात करते हैं। हमें एक टॉपिक दिया जा रहा है यहाँ पर, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सच अ लो स्टेटस बीइंग अकॉर्डेड टू वुमेन इन इंडिया ओवरऑल। हर क्षेत्र में, जैसे सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में औरतों को इतना कम क्यों समझा जाता है। तो देखो यहाँ पर
दो तरीके के लोग हैं। एक ये बोलते हैं औरतें सच में वीक हैं, कुदरत ने उनको ऐसा बना रखा है बिकॉज ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। यहां पर बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट के, इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक वर्ड दैट इज सेक्स, कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, मेल एंड फीमेल। तो यहां पर बात आ जाती है सेक्सेस की। दूसरे तरफ, सिक्के की दूसरी तरफ जो पहलू है, वो लोग ये मानते हैं कि डिफरेंसेस जो हैं मर्द और औरत के बीच में, वो नेचुरल से ज्यादा सोशल डिफरेंसेस हैं। समाज का एक नजरिया है, किसी एक जमाने पहले उसको हवा मिली होगी, जड़े वो अपनी गहरी बनाता चला गया वो नजरिया, और पूरा समाज फिर उसी नजरिए से औरतों को देखने लगा। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, दुनिया के अलग अलग कोनों में हुआ था, लेकिन यहां पर बात खास तरीके से भारत की हो रही है। अच्छा, डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले, ये सब जो लिखा हुआ है ये तो सीख ही जाओगे नॉर्मल, अभी मैं पढ़ा ही दूंगा इसको, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों ने मेरे फाउंडेशन कोर्स से हिस्ट्री कर रखी है ना, एनसीईआरटी वगैरह तो 6 क्लास की तो कर ही रखी है। आप लोग मुझे ये बताओ कि औरतों की स्थिति परिस्थिति सबसे बेस्ट कौन से ज़माने तक रही है? सवाल पे ध्यान देना। औरतों की स्थिति और परिस्थिति सबसे बेस्ट भारत में सर्वोच्चतम लेवल पर, टॉप लेवल पर कौन से ज़माने तक रही है? मैं तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कब बिगड़ने लगी थी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कब तक रही है बताओ, कौन सा है वो ज़माना? कॉलोनियल पीरियड तक अच्छी रही है, तो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन रॉय वगैरह ऐसे ही लड़ रहे थे। तुम भी और महानो, मौर्यन एम्पायर। हाँ, नहीं, हड़प्पा से थोड़ा सा आगे, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा बस, ये थोड़ा सा बस है अर्ली वैदिक एज। प्रॉब्लम कहां शुरू हो जाती है? लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में दो मार्केट्स के नाम सुने आपने तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी में? अलंगाड़ी और नलंगाड़ी। शाम को ये इवनिंग मार्केट्स लगते थे और औरतें बेफिक्र होकर, और औरतों के लिए थे वैसे, ये रात को अराउंड 11 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक अराउंड औरतें बेफिक्र होकर घूम सकती थी। जो शॉपिंग करना है, सब्जी लेनी है, कपड़े लेने, कुछ भी लेने, वो जाओ, इतनी लिबर्टी थी। ये एक बात है बीसीई एरा की दोस्तों, बिफोर कॉमन एरा की, जब हम बीसी ज़माने की बात करते हैं। आज हम बैठे हुए हैं सीई में, जिसको आप एडी भी कह सकते हो। ये वाली बात होती है बीसी की, बिफोर क्राइस्ट। आज हम एनो डोमिनी में बैठे हुए हैं, आज हम एनो डोमिनी 2026 में बैठे हैं। लेकिन बता दो आप, कौन सी औरत को इतनी लिबर्टी है, आज़ादी है या सेफ्टी है कि वो अकेले, मर्दों को तो जाना अलाउड था ही नहीं यहाँ पर, अकेले जाए रात को 11 बजे और सुबह 6 बजे घर लौट कर आए, शॉपिंग वॉपिंग जो मर्जी उसको करना है। कंडीशन बिगड़ी लेटर वैदिक एज से, है ना। लेटर वैदिक एज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, सती प्रथा का आना, औरतों की डिग्निटी को गिराना समाज के द्वारा, औरतों को कमज़ोर समझा जाना, वो शुरुआत हुई। और उस टाइम पर किसी एक पर्सन को तो देखो ब्लेम नहीं करा जा सकता, हम जानते भी नहीं है कि वो कौन पर्सन होगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसके लिए ब्राह्मणिज्म वॉज द प्रॉब्लम। ब्राह्मण people were not the problem, but the concept and the philosophy of Brahmanism was the problem. ये जो वेदास वगैरह होते थे, वो उपनिषद्स होते थे, महाभारत, गीता, रामायण वगैरह, जब लोगों को पता लगा इसके बारे में, तो पुजारी, पंडित, ब्राह्मण लोग कुछ भी अंड शंड इसके बारे में बताकर, इसको मोल्ड कर कर लोगों की बुद्धि में बिठा देते थे। अब
इंसान की हमेशा से एक फितरत रहती है, इंसान हर चीज के ऊपर सवाल जवाब उठा लेता है, कर लेता है। धर्म को लेकर इंसान ना बड़े सेंसिटिव होते हैं कि जो जैसा बताया गया अच्छा बच्चा बन के, चाहे कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, धर्म की बातों को आंखें मूंद कर, आंखें मीच कर हर कोई पर्सन मान लेता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करता, क्योंकि समाज ये बताता है भाई भगवान की बात है चुप रहो, भगवान की बातों में सवाल जवाब नहीं करते हैं, भगवान की बातों में किंतु परंतु नहीं होता है। तो वो क्यूरियोसिटी ना, आप कभी भी देखना, आपकी क्यूरियोसिटी हमेशा किसी धार्मिक गुरु के सामने ना होगी भी अगर, तो या तो वो धार्मिक गुरु दबा देगा या उसके रिएक्शन से आप अपनी क्यूरियोसिटी का खुद गला घोट दोगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, या एक लॉजिकल पर्सन हमेशा ऐसा ये जानता है या जानती है, यू डू नॉट नीड अ मिडल मैन इन दिस कलयुग। डोंट मेक एनी वन एज योर गुरु, डोंट मेक एनी वन एज योर परम टीचर, कि जो आपको आध्यात्म का रास्ता बताए। खुद जानो, खुद सीखो, खुद समझो। जितनी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है या जो भी आप लर्निंग कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद मोल्ड होती हुई चलेगी। और ये चीज इंसान, भारत का इंसान अर्ली वैदिक एज तक तो समझता था, लेटर वैदिक एज में जो दिक्कत स्टार्ट हुई वो आज तक वो पनप रही है। और अशोका तो कितनी बड़ी बात बोलकर गया था, हिंदू मुसलमान लोग आज करते रहते हैं ये ऐसे वो वैसे। अशोका ने कितनी बड़ी बात बोली थी, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर प्रूफ भी दिया था उसका। अशोका कहता था, अगर आप अपने धर्म को सर्वोच्चतम लेवल पर पूज रहे हो लेकिन दूसरों के धर्म का अनादर कर रहे हो, तो समझ जाना कि आप अपने धर्म के साथ भी गद्दारी कर रहे हो, आप अपने धर्म की भी कदर नहीं कर रहे हो, जिसका खामियाजा, जिसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा नियर फ्यूचर में। क्योंकि अगर आपका शिव है तो दूसरों के अल्लाह उसका अल्लाह क्यों नहीं है? जब आप ये कहते हो कि भगवान के रूप अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है, यूनिवर्सल एनर्जी तो एक ही है, तो वाई डू यू डिस्क्रिमिनेट अमंग्स पीपल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन? हालांकि इस्लाम वगैरह नहीं आया था अशोका के टाइम में, लेकिन मैं अशोका की बात की एप्लीकेशन बता रहा हूं आज की सोसाइटी में। उस टाइम पे जो भी भगवान और जो भी नेचुरल फोर्सेस के लोग वर्शिप वगैरह करते थे अशोका के टाइम पे, जैसे बुद्धिज्म वगैरह था और हिंदुज्म था, इस्लाम का एडवेंट तब तक नहीं हुआ था, लेकिन अशोका ने साफ तरीके से वाली बात बोली थी। और चक्रवर्ती सम्राट था, पागल नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का वो ज्ञाता था, ज्ञानी था, कितनी सारी उसने किताबें लिखी थी। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, उसने कितने अच्छे से उसको अप्लाई करा, उसको मोल्ड भी करा। तो अशोका अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे तो कोई बेवकूफ़ इंसान तो बोल नहीं रहा है, वो लीडर है वो उस ज़माने का, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कि अगर आप अपने धर्म को सबसे टॉप लेवल पर मानते हो लेकिन दूसरों के धर्म का अनादर कर रहे हो, तो समझ जाना आप अपने धर्म का भी और अपने ईष्ट का भी, अपने ईश्वर का भी आप अनादर ही कर रहे हो। अब ये सब बातों का क्या मतलब है हमारी डिस्कशन में? हम लोग अगर इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों, धर्म की अंडरस्टैंडिंग ने, धर्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ने भी औरतों की डिग्निटी और पोजीशन को रौंदा है भारत की धरती पर। इस चीज को डिनाई नहीं करा जा सकता। कैसे? धार्मिक चीजों में औरतें कमजोर नहीं बताई गई हैं, लेकिन धर्म के जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ये लोगों को बताया, तो उसके हिसाब से लोगों ने औरतों को लेकर एक धारणा बना ली। अब जैसे क्या है, इसके ऊपर एक बहुत इंटेंस डिबेट चलती है हिंदुज्म के अंदर। बाकी धर्मों को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुज्म के अंदर एक बहुत इंटेंस डिबेट चलती है, और जिसका अगर आप पुख्ता सबूत ढूंढने जाओगे भी ना, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स का किसी भी धार्मिक किताब के अंदर वर्णन नहीं मिलेगा। टॉपिक है, क्या किसी लड़की को जब पीरियड्स होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी चलती है, तो क्या उसको पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान की मूर्ति टच करनी चाहिए, मानसिक जाप भी उसको करना उसके लिए ठीक है कि नहीं है?
इस चीज़ को लेकर ओपिनियन डिवाइडेड रहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन ये बोलता है नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं जाप करना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए, नहीं टेम्पल प्रेमाइसेस के अंदर एंटर करना चाहिए। अगर ये सारी बातें नहीं 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 वाली थी तो क्यों 2017 में केरला के अंदर इतना बड़ा बवाल उठा, सबरीमाला टेम्पल केस, जहां पर आई थिंक इट वॉज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड अयप्पा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, लॉर्ड अयप्पा, यस इट वॉज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड अयप्पा। इशू ये था, एक सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन यहां पर फॉलो हो रहा था, जिसने औरतों को रोक रखा था कि जो ये नहीं कि जिन औरतों के पीरियड चल रहे हैं, पीरियड्स तो 5-6 दिन तक चलेंगे, 4-5 दिन तक चलेंगे, मेंस्ट्रुअल एज की जो औरतें हैं, यहां पर पाबंदी लगी हुई थी कि वो मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर, जैसे साउथ इंडिया में एक ना परंपरा चलती है, नॉर्थ इंडिया की जैसे लड़कियां होती है ना, जीन्स वीन्स पहनकर अपना मतलब पूरी ढकी भी हुई हैं, कुछ भी पहन के घुस गई, और मर्द जो है अपना लोअर टी शर्ट वगैरह पहन के कुछ भी मंदिर के अंदर घुस गए। साउथ इंडिया के बहुत सारे मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। साउथ इंडिया में आपको लड़कों को अपनी धोती पहनकर, चाहे भले उनकी जो चेस्ट है वो नेकेड हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धोती पहनकर, कुछ टेम्पलों में धोती के साथ जनेऊ पहनकर, और औरतों को प्रॉपर साड़ी पहनकर, बाल बांधकर, गजरा लगाकर बालों में, तभी मंदिर के अंदर घुसने दिया जाता है। ये उनके रीति रिवाज परंपराएं हैं, ठीक है। इशू ये था इस वाले टेम्पल के साथ। मैं पहले आपको टेम्पल की शक्ल दिखाता हूँ, इसकी कोई फोटो, एरियल व्यू, ये वाली देख लो आप फोटो, ये है मंदिर और ये है वो मंदिर, और ये है लॉर्ड अयप्पा, ये है लॉर्ड अयप्पा। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू थियोलॉजी, ही इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी, फीमेल अवतार ऑफ विष्णु। देख रहे हो कितनी यूनिक चीज है। ये एक प्रकार से ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड अयप्पा बिटवीन शैविज्म एंड वैष्णविज्म। यहां पर क्या होना चाहिए था वैसे, पार्वती, फीमेल अवतार ऑफ विष्णु। लोगों की धारणा है, लोगों ने बना रखा है, मानसिकता है, ठीक है, सबकी हमें रिस्पेक्ट है, क्योंकि धर्म सिर्फ वो नहीं होता जो हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग मानते हैं, सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन प्रोहिबिटेड विमेन मेंस्ट्रुअल एज की, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल नहीं रही है, उम्र, जिस उम्र में उनके पीरियड शुरू हो गए, और इस मंदिर में नियम यह था 10 साल से अगर 50 साल की अगर महिलाएं हैं, they will not be allowed, they will be prohibited from entering the shrine dedicated to Lord Ayappa, a celibate deity। इनको ऐसा माना जाता था कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जैसे हमारे हनुमान जी है ना, कि हनुमान, जैसे औरतों को बोला जाता है कि यार हनुमान चालीसा बहुत पवित्र चीज़ होती है, और वो ब्रह्मचारी थे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर उनकी पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से दक्षिण भारत में लॉर्ड अयप्पा की छवि है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड हनुमान की छवि है। लेकिन यहाँ पर औरतों ने इसको चैलेंज करा, जैसे हमने बात करी ना अभी ये शक्ति और इनकी नेवोस के बारे में, इन्होंने नहीं करा था, लेकिन कुछ औरतों के संगठन थे ऐसे दक्षिण भारत के अंदर, उन्होंने बोला ये हमारा जो टेम्पल के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो प्रोहिबिशन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 25, ठीक है। और दूसरी तरफ है रिलीजियस प्रैक्टिस। मंदिर वाले कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस है, लॉर्ड अयप्पा की मूर्ति को अगर जब भी अगर किसी मेंस्ट्रुअल एज की औरत ने देख लिया या छू लिया या पूजा वूजा कर ली, क्योंकि ये ब्रह्मचारी थे, तो उनको बहुत पाप लगेगा। औरतों ने कहा अपने पुराने ख्यालात और पुरानी थिंकिंग ना पीछे रखो, हमने सारे टेक्स्ट वगैरह पढ़ लिए, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मंदिर वाले, जब औरतों ने कुछ जैसे क्या करा कि खुद की दम पर मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करी, मंदिर वालों ने लाठियों से औरतों को मारा,
और कुछ की तो मतलब उसी मतलब सामने से मतलब जैसे दो पार्टीज लड़ रही हैं तो कुछ औरतों की जान भी चली गई। अब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स का केस था। और आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर क्या पढ़ते हो मेरे साथ, सॉरी, कि फंडामेंटल राइट्स अगर प्रभावित होते सिटीजन्स के, तो वैसे तो आप क्या करते हो कि जैसे अगर आपके कोई भी नॉर्मल राइट्स प्रभावित होते हो तो आप पहले लोकल कोर्ट जाते हो, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर जाके आपका केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का केस है और फंडामेंटल राइट्स के केसेस आप जानते हो एम लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते रहते हो ये वाली चीज़ कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये वाला केस डायरेक्टली गया सुप्रीम कोर्ट में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द बैन, जो मंदिर वालों ने बैन लगा रखा था ना कि मेंस्ट्रुअल एज की औरतें नहीं घुसेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 14 क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का वॉयलेशन है। ठीक है, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई तो जो केरला के मंदिर लॉर्ड अयप्पा की जो पूजा करते थे डिवोटीज, उन्होंने प्रोटेस्ट करा इस चीज़ के खिलाफ कि हम तो नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं घुसने देंगे, वैसा नहीं घुसने देंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या जाने लॉर्ड अयप्पा की ब्रह्मचर्य और उनका जो पूजा पाठ की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, आप उच्च न्यायालय की वर्डिक्ट को चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो। रिलीजियस प्रैक्टिस धरी की धरी रह गई, सुप्रीम कोर्ट की बात को मनवाने के लिए फिर पुलिस वगैरह पूरी लग गई। ठीक है, और आज क्या केस है, आज केस ये है कि औरतें यहाँ पर आराम से एंटर कर पाती हैं मंदिर के अंदर जा पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मंदिर वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो धरी की धरी रह गई। सिमिलर इसी साल के आसपास केस आया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस टेम्पल है शनि शिंगणापुर टेम्पल, यहाँ पर भी यही इशू था। तो यहाँ पर शनि शिंगणापुर केस रेफर्स टू रीसेंट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू सराउंडेड बाय द फेमस शनि देव का ये मंदिर है, एक पत्थर रखा हुआ है। तो औरतों ने यहाँ पर ये करा था प्रोटेस्ट के, मंदिर वाले ये बोलते थे कि आप यहाँ पर तेल नहीं चढ़ा सकती हैं शनिदेव पर, जैसे सरसों का तेल चढ़ता है शनिवार को, रोज़ भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक मेन जो पत्थर रखा हुआ है शनिदेव की महिमा मानी जाती है और ये ओपन है। तो औरतों ने यहाँ पर, जो इनकी एक लीडर थी, ये इन्होंने क्या करा था कि यहाँ पर ये बोला था कि अच्छा इस टेम्पल के ऊपर ना यहाँ पर ये जो मेन जो श्राइन रखा हुआ है कोई छत नहीं है। इन्होंने बोला था कि आप हमें शनिदेव के ऊपर तेल मत चढ़ाने तो कोई बात नहीं, हम हेलीकॉप्टर से आएंगे और बाल्टी भरकर सरसों के तेल की इनके ऊपर चढ़ा देंगे, रोक सको तो रोक लेना। पुजारियों से उन्होंने कहा था अगर असल बाप की औलाद हो तो हमें रोक के दिखा देना। औरतों ने इनको चैलेंज करा था। अब क्या होता है, ये पुरानी बात है। अच्छा हाँ, ये देखा 2016 में ये प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, और हाई कोर्ट का ये डायरेक्टिव आया था कि ये सैंक्टम सैंक्टोरम, अच्छा ये सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, जहां पर जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, लेकिन जैसे मान लो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि कोई एक मंदिर है जिसको बोला जा रहा है कि ये गणेश जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर और भी देवी देवताओं की मूर्ति होती हैं। लेकिन जो मेन मूर्ति होती है, जैसे अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि ये दिस टेम्पल इज मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ पर और भी देवी देवताओं की मूर्ति आपको मिलेंगी, लेकिन बालाजी हनुमान जी की मूर्ति मेन होगी। अगर आप बोल रहे हो शिरडी के साईं बाबा, तो शिरडी मंदिर के अंदर से साईं बाबा की मूर्ति नहीं है, और भी देवी देवताओं की मूर्ति, लेकिन साईं बाबा वहाँ पर मेन है। तो सेंक्टम सेंक्टोरम उसको कहते हैं जहाँ पर जो और भी देवी देवताओं की जो मूर्ति होती हैं वो इधर उधर मंदिर में लगी होती हैं। लेकिन अब ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, वैसे आर्ट एंड कल्चर में आपको ये सब मैं पढ़ा दूंगा। मंदिर का ये जो कैलाश होता है, सॉरी कैलाश कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, कलश, मंदिर का ये जो कलश होता है और इसके ऊपर एक झंडा लगा होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल इसके नीचे आप आओगे तो यहां पर एक कमरा होता है और जिसके नाम पर ये टेम्पल होता है। अगर ये गणेश जी का टेम्पल है तो यहां पर आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। अगर ये शनिदेव का टेम्पल है तो शनिदेव की मूर्ति मिलेगी। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है तो ये साईं बाबा की मूर्ति आपको यहां पर मिलेगी।
बालाजी का मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर आपको मिलेगी। ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मंदिर की नक्काशी बनाते हुए, डिज़ाइन बनाते हुए इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे घर बनवाते तो कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से हर एक मतलब हर एक कमरा और जो वॉशरूम होता है, जो बाथरूम होता है, वो बिल्कुल ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमें बनवाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से। मंदिर भी ऐसी, अगर आपके पास कल को करोड़ों रुपए और कल को आप मंदिर बनवाओ तो आप अपने मर्जी से ऐसे कुछ भी नहीं कि भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है मैं तो ऐसे बनवा दूंगा, इस शेप का ऐसे करा दूंगा, वैसा करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। मंदिर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा, हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है ये सब कुछ, कि जहाँ पर ये कलश होता है, बिल्कुल इसके नीचे अगर आप आओगे तो ये जो कमरा मिलता है इसको हम कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर जो मेन मूर्ति रखी होती है, जिसके नाम पर, जिस देवी देवता के नाम पर वो मंदिर निर्धारित होता है, उसको हम कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, ये एक आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, पता नहीं कौन सा वर्ड है ये, इंग्लिश वर्ड होगा, लेकिन सेंक्टम सेंटोरम का मतलब मैंने आपको बता दिया, होली ऑफ होलीज, मतलब पवित्रों में भी पवित्र। ठीक है, हिब्रू वर्ड है, हाँ हिब्रू वर्ड है, वही मैंने कहा, इंग्लिश वर्ड नहीं है। दिस इज अ हिब्रू टर्म, सेंक्टम सेंटोरम। तो यहाँ पर ये हुआ था कि कोर्ट ने बोल दिया था कि विमेन की एंट्री होनी चाहिए इस सेंक्टम सेंटोरम के अंदर। तो जो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन जो चल रहा था और टेम्पल गवर्नेंस और करप्शन वगैरह को लेकर, तो यहाँ पर उसके ऊपर तहकीकात करने को भी कोर्ट वगैरह ने बोला। और यहाँ पर अब ये बेसिकली चीज़ ये है कि टेम्पल प्रेमाइसेस वगैरह के अंदर जाया जा सकता है औरतों के द्वारा, और औरतें आप देख सकते हो जैसे कि तेल वगैरह अब इसके ऊपर आराम से चढ़ाती हैं। और ये जो इसकी लीडर थी, इन्होंने फिर कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद यहाँ पर तेल चढ़ाया था, और फिर मंदिर का प्रशासन वगैरह कुछ भी नहीं कर सका था। पहले तो मतलब उन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये मार देंगे, और फिर इसके पीछे फिर पॉलिटिक्स भी आ जाती है। जैसे आप जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, ये बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी वगैरह चलती है, तो औरतों को धमकी तो मिली होंगी। और औरतों को यहाँ पर धमकी फिर ऐसे भी नहीं मिली थी मारने वारने की, उनको बोला था हम तुम्हारा रेप कर देंगे, तुम्हारी बहनों का रेप कर देंगे, घर से औरतों को उठा लेंगे, जो भी जिस भी प्रकार की, मतलब ये धर्म के जो अपने आप को बॉडीगार्ड समझते हैं, जो रक्षक समझते हैं, जानते घंटा कुछ नहीं है, तो वो उल्टे सीधी प्रकार की इनकी घर पे कॉल वगैरह करके धमकी वगैरह दे रहे थे। तो औरतों को लगा कि उनकी ये जो राइट्स हैं ये वो हो रहे हैं, उसको मतलब वॉयलेट करा जा रहा है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट चली गई थी। लेकिन ये वाला इशू सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच हो तो आप जानते होंगे कि हम जो आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसके अंदर जो रिट्स होती हैं, रिट्स लगाने की जो पावर है अंडर आर्टिकल 32, वो तो सुप्रीम कोर्ट की है। एंड और 32 के साथ एक आर्टिकल और यूज़ करा जाता है, 226 226। तो आर्टिकल 32 इज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इज़ फॉर द हाई कोर्ट। दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये एम्पावर होते हैं कि वो रिट्स को इशू कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। और मैंने आपको लक्ष्मीकांत के अंदर एक चीज़ और पढ़ाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट होते हैं तो डायरेक्टली आप वैसे तो हमारे दरवाजे आ सकते हो, लेकिन समझो आप हमें, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप समझो, लेकिन हमें क्या, क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं, तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले हाई कोर्ट चले जाओ। अगर आपको वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर आप हमारे दरवाजे आ जाना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आना भी चाहते हो हमारे दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आना भी चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज संविधान में आपको ये वाला अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, संविधान निर्माताओं ने, कि अगर आपके मौलिक अधिकार, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो डायरेक्टली यू कैन कम टू अस। लेकिन हमारी बस रिक्वेस्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं, केसेस वगैरह बहुत सारे, 5 करोड़ से ज़्यादा देश में केसेस पेंडिंग है, तो आप पहले हाई कोर्ट हो जाओ, फिर हमारे पास आ जाना। हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो इक्वली स्किल्ड, और वो उतने ही टैलेंटेड है जितने हम हैं, तो वो भी आपको इंसाफ देगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये शनिदेव का टेम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पर ना ये जो शनि शिंगणापुर है, शनि शिंगणापुर मंदिर का नाम नहीं है सिर्फ, ये गांव का नाम भी है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ये जो गांव है जहाँ पर शनि शिंगणापुर लोकेटेड है, यहाँ की एक बहुत मान्यता है कि शनिदेव ना किसी भी क्राइम से बचाते हैं लोगों को। इकलौता ऐसा एरिया है, इकलौता ऐसा गांव है हमारे देश का, आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती कि
मेरे को आपका टाइम वेस्ट करने का शौक है कि यूपीएससी के लेक्चर लेते हुए मैं क्या धार्मिक की बातें कर रहा हूँ या फिर इतनी लंबी लंबी वार्तालाप क्या करने लग जाता हूँ। आप लोग इसको समझ सकते हो, मुझे यूट्यूब की ऑडियंस के कमेंट से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फ़ायदा आपका होना चाहिए फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भारत के अंदर इकलौता ऐसा एक गाँव है, इकलौता ऐसा रीजन है जहाँ पर आज भी, सोच के देखो हम 2026 की बात कर रहे हैं, आज भी यहाँ पर लोगों के घरों में, इस शनि छिंगड़ापुर गांव के अंदर लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। इकलौता ऐसा भारत का, आप कश्मीर से कन्याकुमारी गुजरात से अरुणाचल चले जाओ, भाई घर में किसके दरवाज़ा और ये रात को किवाड़ और ये ताला वगैरह नहीं लगता है, सबके लगता है। लेकिन यहाँ पर लोगों के घरों में ताले नहीं होते, क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि इकलौता हमारे ऐसा गाँव है जहाँ पर चोरी नहीं हो सकती कभी, बिकॉज शनिदेव जो है वो यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। और आज तक ऐसा कोई मतलब गड़बड़ी वाला कोई केस यहाँ पर इस गांव से आया भी नहीं है। एक तो ये भी कि जिस जगह की ऐसी कोई मान्यता के वहाँ दरवाजे किवाड़ वगैरह है नहीं, तो कोई चोर अगर कोई चोरी करने की या फिर कोई भी इंसान को यहाँ पर वारदात करने की कोशिश करेगा तो लोगों को कर्मा से डर लगता है। एंड अगर आप शनिदेव के बारे में नहीं जानते हो तो अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म, जैसे हर एक देवी देवता को ना भगवान शिव ने, विष्णु ने, ब्रह्मा ने डिपार्टमेंट दे रखा है कि आपको जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालना है तो लक्ष्मी माँ है उसके लिए, है ना। अब पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे को अगर आपको बचा कर रखना है, बैंक में रखना है, आपका पैसा वेस्ट ना हो, खर्च ना हो, आपके हाथ से खिसक ना जाए, बिकॉज लक्ष्मी के नीचे ना पहिए लगे होते हैं, गलत आदमी के हाथों में आती हुई खिसक भी जाती है लक्ष्मी माँ। तो उसके लिए कुबेर जी बनाए गए हैं। ऐसे ही जो शनिदेव हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है देवी देवताओं के मतलब दायरे में। इनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो कोर्ट का, न्याय का, जस्टिस का पोर्टफोलियो दिया गया है। तो लोगों को फिर इस गांव में, शनि शिंगणापुर में, कर्म, उल्टे सीधे कर्म करने से भी डर लगता है। तो ये भी एक मान्यता है कि लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर दरवाजे वगैरह मतलब वो नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नो डोर्स और लॉक्स। शनि शिंगणापुर इन महाराष्ट्र इज द विलेज वेयर हाउसेज हैव नो डोर्स और लॉक्स फॉर ओवर 400 ईयर्स। गांव वालों की ये मान्यता है कि भगवान शनिदेव उनको, उनकी रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार की चोरी से, उनके हार्म से। और फिर लोगों को ये लगता है कर्मा वगैरह कौन भुगते यार, 5-6 हज़ार रुपये या गोल्ड की चेन चोरी कर भी ली, पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, कल को हमें कैंसर हो जाए, कल को कुछ हमारे घर परिवार के साथ हो जाए, और शनिदेव के साथ वो भी पंगे क्यों लेने। शिव जी वगैरह हो तो उनको थोड़ा सा कुछ भी करके वो भोलेनाथ है, पटाना वटाना आसान होता है, लेकिन ये शनिदेव के साथ यार ऐसी खिलवाड़ कौन करे, गुस्सा वगैरह हो गए तो पता नहीं कौन सा अपना रूप दिखा देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। ठीक है, समझ में आया? ये 2 केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी तक जितनी अपडेशन मुझे आपको देनी थी ना, जो पुराने करंट अफेयर बीत चुके हैं, जब से आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी होगी 2016-17 में, मैं क्योंकि तब से कर रहा हूँ, 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी, इसलिए मुझे याद आ गई। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि इंटेंस सर्च करी इसके पीछे। तो ये यहाँ तक की अपडेशन मैंने आपको दे दी है, तो यू आर अप टू डेटेड एटलीस्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बियॉन्ड अब जो कुछ भी होता है आगे देश में वो आपको पता लगता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे थ्रू, खुद के थ्रू। लेकिन अभी तक जो भी ये धर्म वगैरह को लेकर और ये जो सामाजिक घटनाक्रम थे और कहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, तो इसके 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक है शनि शिंगणापुर केस महाराष्ट्र के अंदर, और दूसरा है सबरीमाला केस केरला के अंदर, लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड, और ये शनिदेव महाराज के टेम्पल से रिलेटेड। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या रीज़न है विमेन को इतना कम स्टेटस दिया जाता है। इतना कुछ अब मैंने आपको बता दिया तो आप समझ सकते होगे इस चीज़ की गंभीरता, कि कहाँ औरतें कितने सालों से स्ट्रगल कर रही थी मंदिर में घुसने के लिए। ये वाली बातें बताना इसलिए ज़रूरी थी कि आप इस टॉपिक की गहराई को, इंटेंसिटी को समझ सको, कि उनको, औरतों को लो स्टेटस क्यों मिलता है भारत के समाज के अंदर। और मैंने आपको इसके 2 पर्सपेक्टिव भी बता दिए और अच्छे खासे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता दिए। तो देखो, एक तो है बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं मर्द और औरतों के बीच में। तो उसकी वजह से कई लोग ऐसा मानते हैं कि जेंडर को लेकर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, मर्द और औरत के बीच में जो फ़र्क है सामाजिक स्तर पर, राजनीति के क्षेत्र में,
या फिर रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, जैसे 2 एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे बताए, तो इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज नेचुरल। कई लोग मानते हैं सही भी है, क्योंकि आपने देखा था अभी, अब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बावजूद भी सबरीमाला टेम्पल के अंदर क्या करा लोगों ने, जो लॉर्ड अयप्पा के भक्त थे उन्होंने कहा हम तो नहीं घुसने देंगे औरतों को, सुप्रीम कोर्ट क्या जाने लॉर्ड अयप्पा की महिमा को। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे जब वो बोल के गए हैं, और ये जब हमारी स्टेट की मान्यता है कि मेंस्ट्रुअल एज की जो विमेन है 10 to 50 ईयर्स की, उनको नहीं घुसना चाहिए, तो हम तो नहीं घुसने देंगे। फिर वो पुलिस वगैरह का ड्रामा हुआ, मारपीट का ड्रामा हुआ, लेकिन फाइनली औरतें अब घुस पाती हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 14 था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली एज कम्पेयर टू रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, ऐसी चीज़ें आपको पता है कि आप एथिक्स के सब्जेक्ट के अंदर मेरे साथ जानते ही हो कि मैंने आपको एक आदत बनवा रखी है, जितना भी मैंने आपको एथिक्स करवा रखा है, कि कभी भी ऐसे इशूज़ को कंप्लीट तरीके से सही नहीं बोलना, आपको गलत नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप धर्म का सपोर्ट लेने लगोगे तो भी आपका आंसर गलत होगा, अगर आप कंप्लीट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का भी सपोर्ट करने लगोगे तब भी आपका वो आंसर गलत होगा। लेकिन यहाँ पर बात थी सुप्रीम कोर्ट की, और जुडिशरी इज रिगार्डेड एज, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इज रिगार्डेड एज, और इसका भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मम्मी पापा जैसे आपके गार्जियन होते हैं ना, तो संविधान का गार्जियन कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय की बात को नकारा नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, उसकी उस बात को मानना चाहिए। क्योंकि अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि अभी तक क्यों नहीं माना गया फिर ये चीज़ हमारे देश में। 1947 में देश आज़ाद हो गया था, 2017-18 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है 18 के अंदर, तभी क्यों ये इस बात को माना गया। देखो क्या होता है सोसाइटी के अंदर, अभी तक आप एक चीज़ समझ गए हो कि मैंने आपको जो पहला टॉपिक था इंडियन सोसाइटी का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। हमारी सोसाइटी के अंदर एक दिक्कत ये है कि हम एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। हम ना वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारी चीज़ें बोरो करने लगे हैं, और हम साथ में चाहते हैं कि हम ट्रेडिशनल भी रहें, पुरानी परंपराओं वगैरह को सज के सवार के पकड़ कर भी रखें। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसको अपनी बीवी से भी प्यार है, लेकिन वो अपनी एक्स को भी छोड़ना नहीं चाहता, दोनों का दामन पकड़ कर रखना चाहता है। जिस प्रकार से ये इंसान असमंजस में खड़ा हुआ है, किसको प्यार करूं और किस किस को प्यार करूं, किसको छोड़ूं और किसको ना छोड़ूं, यही भारत का समाज अभी इन दोनों में उलझा हुआ है। कंप्लीट वेस्टर्न बन जाए, कंप्लीट अमेरिका की तरह हम लोग नंगापन लेकर आ जाएं, या फिर जैसे हमारी परंपरा है हम उसका पालन करें। अगर परंपरा पूरी तरीके से मानी जाए तो फिर परंपरा तो हमारी सती प्रथा भी थी, परंपरा तो हमारी ये मेंस्ट्रुअल एज की विमेन को मंदिर के अंदर नहीं घुसने देना, लाइक शनि शिंगणापुर और सबरीमाला टेम्पल, ये भी था। और वेस्ट के अंदर, वेस्ट की बोरिंग मतलब क्या, यहाँ पर बात करना फंडामेंटल राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में, जैसे नैरो थिंकिंग को छोड़कर ब्रॉड थिंकिंग की तरफ जाना। लेकिन ब्रॉड कितना ब्रॉड, क्या इतना ब्रॉड कि ट्रेडिशनल राइट्स, मतलब अपने परंपराओं को, अपने जो हमारे देश से जो जुड़े हुए जो ट्रेडिशंस हैं हम उनको छोड़ दें, या फिर पूरे ट्रेडिशंस को अगर पकड़ लें तो फिर क्या बिल्कुल ही नैरो थिंकिंग के बन जाएं और वेस्ट का दामन पूरी तरीके से छोड़ दें। तो हमारी सोसाइटी एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट में अभी जा रही है, कंप्लीटली तरीके से अभी शिफ्ट हो नहीं पाई है। तो हम एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं कि करें तो क्या करें। ये हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम भारत के समाज की बात कर रहे हैं कि भारत की समाज अभी इन दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। ये एक ऐसा मानव बनकर रह गया है, एक ऐसा इंसान बनकर रह गया भारत का समाज, जो कि जिस औरत से वो प्यार करता है उसको वो बीवी तो मिल गई, लेकिन वो अपनी एक्स को भी नहीं छोड़ पा रहा है।
प्यार इससे भी है, प्यार इससे भी है, लेकिन प्यार तो एक से होता है, तो करे तो क्या करे, कन्फ्यूजन, बिग कन्फ्यूजन। तो इसी प्रकार से कन्फ्यूज है अभी हमारी इंडियन सोसाइटी। तो बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जेंडर इनइक्वालिटी जो है इट इज ऑफन ट्रीटेड एज नेचुरल। कई लोग ये मानते हैं जो कुदरत ने मर्द और औरत को अलग अलग तरीके से बनाया, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका बॉडली स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाया है, तो ये चीज़ नेचुरल है कि जो जेंडर को लेकर जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटी हैं, वो ठीक है। लेकिन अपीयरेंस से क्या होता है, कुछ लोग ये मानते हैं अपीयरेंस से क्या होता है, दिखने से क्या होता है, बॉडली ऑर्गन से क्या होता है कि जिसके बेसिस पर आप मर्द और औरत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। स्कॉलर्स का ये मानना है जो इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं मर्द और औरतों के बीच में जो एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो असली कारण है वो है कि उनको सामाजिक एंगल से देखा जाता है रेदर देन नेचुरल एंगल से। मतलब वो चीज़ ना समाज की वजह से ज़्यादा है, समाज के लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, कायनात ने, कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने ये सब नहीं क्रिएट कर रखे हैं, वो समाज ने बनाए हैं डिफरेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इन सब चीज़ों के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं होते हैं कि आप ये एक्सप्लेन करो कि क्यों कुछ औरतें आपको बहुत कम तादाद के अंदर देखने को मिलती हैं इन पोजीशंस ऑफ पब्लिक पावर। यानी कि आपको जो एमएलए, एमपी, ऐसी औरतें जो कि पीएचडी स्कॉलर हों या नोबेल प्राइज विनर्स हों, इनकी संख्या आपको ऐसी औरतों की कम क्यों दिखने को मिलती है? अब इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन थोड़ी ना होता है। नॉर कैन नेचर एक्सप्लेन, कुदरत ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि वाई विमेन जनरली रिसीव अ स्मॉलर और नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा अगर हम औरत को उसके बाप की प्रॉपर्टी, उसके भाई की जगह उसको भी थोड़ी सी दे दें या आधी आधी करके दे दें? बड़ी सारी सोसाइटीज में नहीं दी जाती है, तो उसके पीछे कोई नेचुरल कॉज थोड़ी ना है। अब विमेन जो है दे आर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स। अगर आप ये बोल रहे हो कि वो बायोलॉजिकली अनफिट है शारीरिक रूप से, कि वो अपनी पिताजी की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जितनी भाई संभाल सकता है उतनी वो नहीं संभाल सकती, या फिर फैमिली की हेड नहीं बन सकती है। अब फैमिली की हेड जनरली कौन होते हैं? ज़्यादातर इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में आपको जो हेड ऑफ द फैमिली दिखेंगे, जो ब्रेड विनर्स दिखेंगे, वो मेल ही दिखेंगे। और जो इनहेरिटेंस को लेकर जो पूरा का पूरा जो मुद्दा होता है वो ऐसा होता है कि सारे जो मर्द होते हैं वो खुद के पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह रखना चाहते हैं, और जनरली ऐसा बोला भी जाता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इसी चैप्टर के अंदर बताया था कि कुछ लोग, कुछ कपल जो होते हैं वो बार बार इसलिए बेटी होने के बाद बच्चे पैदा करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी चिता को आग देने वाला एक बेटा होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी को संभालने वाला एक बेटा होना चाहिए, हमारे नाम को, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बेटा होना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव से, मतलब आप इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है यहाँ पर, मतलब इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल भी हैं, कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के, जहाँ पर औरतें जो हैं दे आर द रियल इनहेरिटर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर्स, ऑफ देयर मदर्स, प्लस वो हेड ऑफ द फैमिली भी हैं। और ये चीज़ देखी जाती है केरला के ग्रुप के अंदर, नैयर्स, जहाँ पर दे फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, एंड मेघालय के अंदर खासीज ग्रुप के अंदर ये वाली चीज़ देखी जाती है। तो वहाँ पर आप मैट्रिलिनियलिटी को या मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ को बायोलॉजिकल एंगल नहीं दे सकते हो। अगर आप ये मान रहे हो कि बायोलॉजिकली अनफिट हैं औरतें टू बिकम इनहेरिटर्स ऑफ द फैमिली या एज द हेड ऑफ द फैमिली, तो वॉट अबाउट नैयर्स ऑफ केरला एंड खासीज ऑफ मेघालय, जहाँ पर ये परंपरागत रूप से बहुत सारे सालों से चला आ रहा है कि औरतें जो होती हैं दे आर द इनहेरिटर्स ऑफ द फैमिली, दे आर द हेड्स ऑफ द फैमिली। बच्चे जो हैं वो सरनेम जो कैरी करते हैं वो मदर की साइड का करते हैं, ना कि फादर का साइड का करते हैं। तो फिर व्हाट अबाउट दीज सक्सेसफुल स्टोरीज?
तो ये एक प्रकार से हमें प्रूव करता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं मर्द और औरत के बीच में वो सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा है, ना कि नेचुरल डिफरेंसेस। ठीक है, कुदरती रूप से नहीं है वो डिफरेंसेस, कुदरती रूप से तो सिर्फ एक वो नज़रिया है। सामाजिक रूप से रियल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो एग्जिस्ट करती हैं, जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वो उसका पूरा का पूरा एंगल जो है, जो पर्सपेक्टिव, वो सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।